उत्तर प्रदेश पुलिस ने की प्रेस वार्ता। कानपुर घटना पर बोले एडीजी, पुलिस कर्मियों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ, पछताएंगे बदमाश। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित। गृह विभाग ने बढ़ाई इनाम की राशि, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया इनाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए होम क्वारंटाइन, जल्द होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोरोना टेस्ट। कई मंत्री और अधिकारी भी हुए क्वारंटाइन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना जांच को लेकर कहा, फरीदाबाद में शुरू होगा हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक, कोरोना मरीजों को मिलेगी सुविधाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां नगर पालिका की बदहाल व्यवस्थाओं पर महिला सभासद अनीता रावत ने सवाल उठाए। महिला सभासद ने बताया कि अध्यक्ष अधिकारी कार्यालय के बीच सामंजस्य ही नहीं है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। पालिका में छोटे कार्य भी नहीं हो रहे, जिससे अव्यवस्थाओं का माहौल है। तो वहीं शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। बैठकें होती हैं, उसमें हम जो भी प्रस्ताव बनाते हैं या जो भी योजना बनाते हैं अपने वार्ड के प्रति, तो उसको यहाँ से प्रस्तावित तो कर दिया जाता है, पर उस चीज को हम देखते नहीं है कि वो चीज हमें धरातल पर दिखे, या हम लोगों को उस चीज, हम जब ईओ सर से पूछते हैं तो ईओ सर बोलते हैं कि मैडम आप अध्यक्ष जी से नहीं बोलती हैं। अध्यक्ष जी के पास आते हैं, अध्यक्ष जी बोलते हैं मैडम आप ईओ सर से वो नीचे क्यों नहीं बोलते हो। तो इन दोनों प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष जी के बीच में हम सभासद पिस जाते हैं। वार्ड की जो जनता होती है वो हमसे प्रश्न करती है, मैडम आप अध्यक्ष जी से हम अगर अपनी कोई बात रखते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि अरे मैडम आप तो ऊंची आवाज में बात करती हैं, मैं यहाँ इतने सालों से अध्यक्ष हूँ, मैं अपनी पौड़ी को कैसे संभालना है ये मुझे आता है। तो अब मतलब हमें ना यहाँ बोलने दिया जाता है, ना वहाँ बोलने दिया जाता है। जो कंटिन्यू में निरंतरता में काम थे वो काम किए जा रहे हैं, और मेरे कार्यकाल में जो सभासद आए उनका भी सौभाग्य रहा है, उन्हें उस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो काम छूटे हुए थे वो पूरे हो रहे हैं और जो नए काम थे वो भी पूरे हो रहे हैं। थोड़ा समस्याएं होती है, हमारे द्वारा ईओ को आदेश दिया जाता है। आजकल जो है कोरोना था और हमारे ईओ जो है नोडल अधिकारी भी आजकल पूरे नगर पालिकाओं के इसमें है जिले के अंदर, तो हर कोई आदमी बिजी रहता है। ऊपर से सीएम साहब के आदेश डीएम को होते हैं, डीएम के हमारे स्वाभाविक है कि ईओ को होंगे, तो आजकल हमारे तमाम कर्मचारी व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी जो समस्या है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई बात नहीं है, छोटी नगर पालिका है और मेरा अनुभव जो है तमाम ईओ हो सभासदों के काम आ रहा है, और इस तरह का कई होता है तो मैं ईओ से हो गया, जेई से हो गया, अपने सभासदों से हो गया, जो मेरा आक्रोश वाला व्यवहार है साफ कहूँगा, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी नाराजगी भी उन लोगों से व्यक्त करता हूँ और समय समय पर हमारी बैठकें भी। तो अल्मोड़ा में करीब 100 साल से भी ज्यादा समय से अल्मोड़ा की पहचान बने बोगनवेलिया और देवदार के बेमेल पेड़ों का जोड़ा भारी बारिश के चलते धराशायी हो गया। आपको बता दें कि बोगनवेलिया और देवदार के अनूठे मेल को दर्शाने वाला यह पेड़ आकर्षण का केंद्र माना जाता था, जिसके सामने पर्यटक सेल्फी लेने पहुंचते थे। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 100 वर्ष पहले इस पेड़ को लगाया गया था। तो वहीं शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर किसानों को बर्बाद किया। तो वहीं सपा के जिला अध्यक्ष तनवीर खान, पूर्व मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा के साथ कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समाजवादी आह्वान पत्र बांटा और सपा शासनकाल के कार्यों की उपलब्धियों का बखान किया। कार्यक्रम और नीतियां सरकार की इसमें सब लिखी हुई हैं, इसका वितरण हो रहा है और गाँव साइकिल चल रही है। भाजपा सरकार उखाड़ने के लिए ये आह्वान पत्र।
तो वही कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के ड्रीम प्रोजेक्ट की गदरपुर में शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि ड्रॉप आउट बालिकाओं के लिए गदरपुर में हॉस्टल बनाया जाना प्रस्तावित था, जिस पर वर्तमान में तेज गति से कार्य चल रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर ने बताया कि सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत जो ब्लॉक चिन्हित किए गए वहां पर इस तरह के हॉस्टल बनाए जाएंगे, जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक है। सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो हमारे एजुकेशनली बैकवर्ड हमारे ब्लॉक हैं, उनमें अब ये शुरुआत की गई है। एजुकेशनली बैकवर्ड EBB ब्लॉक कहते हैं। तो उसके बाद जो अन्य भी चिन्हित किए जाएंगे तो वहाँ पर बालिकाओं के लिए हॉस्टल का प्रावधान किया जाएगा। तो वहीं पर्वतीय इलाकों में इस समय धान रोपाई अपने चरम पर पहुंच गई है और इस साल धान रोपाई का नजारा कुछ बदला सा है। कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों में नौकरी और पढ़ाई के लिए गए युवा इन दिनों अपने अपने गांव आ गए हैं, जिससे धान रोपाई की रौनक बढ़ गई है। बरसात का मौसम पहाड़ों में धान की रोपाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नैनीताल जिले के बेतालघाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में धान की फसल की पैदावार होती है। यहां देश भर में प्रसिद्ध बासमती चावल उगाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण अपने गांव का रुख कर चुके प्रवासी अपने परिवार के साथ मिलकर धान की रोपाई कर रहे हैं, तो उधर बेतालघाट में बहने वाली कोसी नदी यहाँ के लिए वरदान से कम नहीं है। है मोटा धान लगाते थे और बासमती लगाते थे लाल वाली। हाँ। अब है ये देहरादून वाली। अब रेट इसका सही है, फिर उस टाइम उनका कम था रेट उसका, उस बासमती का। और बढ़िया ठहरी वो बासमती से पहले की, उसको खुशबूदार ठहरी। और आपकी बासमती जो है खुशबू नहीं ठहरी, रेट ज़्यादा ठहरा इसका। एक 2 कुंटल भी हो जा रहे हैं। हम 2 किलो ले रहे हैं तो 2 कुंटल हो जा रहे हैं। अब वो रामनगर से आ रहे हैं, बंजारे लोग आ रहे हैं, वही खरीद रहे हैं। भाव कम ले रहे हैं ना वो, 85 का भाव हम ले रहे हैं। अब ये कोरोना जब से आए हैं, बच्चे घर में आ गए हैं, तो क्या करता, एक साथ परिवार है और कभी कभार उस परिवार में लड़ाई झगड़ा ऐसे ही हो रहा है। और जो है दोनों है, बुराई भी हो रही है और अच्छाई भी है। लेकिन क्या करते हैं, इस माहौल में बच्चों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने वहाँ खर्च करके जो उन्होंने कमाया उसको वो फूंक के आ गए। अब वो खाली हाथ घर आए हैं। माँ बाप सोच रहे हैं कि कुछ आए होंगे, न तो माँ बाप के पास है न बच्चों के। तो वही गौला नदी में बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद लाल कुआं में गौला नदी उफान पर है। यहां कोतवाली पुलिस और राजस्व उप निरीक्षक को उप जिलाधिकारी द्वारा अलर्ट कर दिया गया है और निर्देशित किया गया है कि गौला नदी के किनारे पर न जाएं और जो भी नदी से सटे इलाकों में रह रहे हैं वो भी सावधानी बरतें। इस दौरान किस तरह से एहतियात बरती जा रही है, इसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। से लगातार पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक यहाँ गौला नदी किनारे पे खड़ा हूँ मैं, देख सकते हैं ये जिस तरीके से बहाव है, लगातार जो ये बारिश हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में, उसकी वजह से ये काफ़ी भूकटाव भी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं गौला नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 10,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो उप जिलाधिकारी ने यहाँ पे अलर्ट भी जारी करा है। सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस से लेकर के राजस्व उप निरीक्षक सभी लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो लोग भी जो नदी के किनारे निवास करते हैं उन लोगों से थोड़ी सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। इसके अलावा किनारे वाले क्षेत्र हैं जहाँ, वहाँ पर सभी लोगों को जाने से भी मना करा गया है। और लगातार जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो इस बार भी संभावना है कि लगातार जो बारिश हो रही है और जिस तरीके से पानी आ रहा है, उपखनिज भी इस बार ज़्यादा आएगा। जिस हिसाब से गौला नदी से काफ़ी भारी मात्रा में उपखनिज की चुगान निकासी का कार्य भी होता है। इसके लिए लोगों ने, यहाँ जो खनन व्यवसाय है उन्होंने भी राहत की सांस ली है। और फिलहाल जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, गौला नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो किनारे पर रहने वालों के लिए अलर्ट जारी करा गया है। काफ़ी भूकटाव भी देखने को मिला है। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई हताहत या जनहानि की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल जो उप जिलाधिकारी हल्द्वानी उन्होंने लगातार स्थानीय थानों और राजस्व उप निरीक्षक को सभी लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है ताकि स्थानीय लोगों को भी सूचना दें और गौला नदी के जो किनारे बसे हुए लोग हैं वो थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहें और वो किसी भी कीमत पर नदी के किनारे की तरफ न जाएं। शैलेंद्र कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, लालकुआं। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां लगातार पेयजल की किल्लत से परेशान निवासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। दरअसल समस्या का संज्ञान लेकर मेयर अनीता ममगई ने मुख्यमंत्री से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेयजल निगम को कॉलोनी में हैंडपंप लगाने के निर्देश जारी किए।
तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, जिससे पहाड़ से लौटे युवाओं को पहाड़ों में ही स्वरोजगार दिया जा सके। इसके लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेकर पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार से बड़ा बदलाव कर युवाओं को स्वरोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की नींव ग्रामीण क्षेत्रों में भी डाली जा सके। जो हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग से जो है ये योजना होम स्टे वाली चलाई जा रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि हमारे बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा और जितने भी हमारे प्रवासी लोग आजकल यहाँ रखे हैं वो लोग भी इस योजना से जो है जुड़ना चाह रहे हैं, अपने घरों को जो है सुदृढ़ करके पर्यटन होम स्टे के टाइप में बनाने की जो है प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग एकेश्वर ब्लॉक के प्रमुख जी के साथ गांव का भ्रमण किया है। हम लोगों ने कुछ गांव का कर लिया है, कुछ कर रहे हैं अभी, और उसमें ग्रामवासियों को हमने ये सूचना योजना के संबंध में जानकारी दी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया है और उनको योजना की जो गाइडलाइंस हैं किस तरीके से उनको योजना को संचालित करना है उसके बारे में बताया गया। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। लक्सर के रायसी पुलिस चौकी इंचार्ज को एक सूचना मिली कि शिवपुरी गांव में कच्ची शराब निकालने का अवैध कारोबार हो रहा है। मिली सूचना के आधार पर चौकी इंचार्ज ने तत्काल ही छापा मारा और उन्होंने मौके से एक व्यक्ति के साथ 30 लीटर कच्ची तैयार शराब बरामद की है और 200 लीटर लहन भी बरामद किया गया। के जंगल में गन्ने के खेत से अभियुक्त तो तेजपाल को शराब बनाते हुए डबल भट्टे के साथ पकड़ा गया, जिससे 30 लीटर तो शराब मिली और 200 लीटर लहान करीब वहाँ नष्ट किया गया और अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा कायम कर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी होटल में पंजाब से एक आई महिला ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिससे पुलिस आत्महत्या के कारणों का खुलासा करने में जुटी है। देखिए, जो प्रथम दृष्टया अभी तक हमारे सामने मामला आया है, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि भूपिंदर बदान नाम की महिला है, जो कि होशियारपुर पंजाब की रहने वाली हैं। कल शाम को लगभग 3:30 बजे इन्होंने इस होटल में चेक इन किया हुआ था और आज इनका जब चेकआउट का टाइम था, इनका दरवाज़ा नहीं खुला तो होटल वालों ने जो है दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की। जब नहीं खुला तो उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो पंखे से लटक कर उन्होंने आत्महत्या। वहीं मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके के रानी मंडी निवासी एक ज्वेलर ने अपने कर्मचारी को उधार ली गई राशि ना लौटाए जाने से क्षुब्ध होकर उसे विषाक्त पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने ज्वेलर से करीब 40,000 रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 30,000 दे दिए थे। इसके बाद ज्वेलर ने पीड़ित को विषाक्त पदार्थ पिलाकर हत्या करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, अभी हमें जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 22 वर्षीय युवक है, जो कि भरतपुर गेट कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाला है। ये किसी ज्वेलर्स के यहाँ पे गिलट का काम करता था, गिलट की सफाई का काम करता था और उसने व्यापारी से लगभग 30,000 रुपये उधार ले रखे थे, जिसमें से उसने 20,000 रुपये चुकता कर दिए और 10,000 रुपये चुकता करना उसको अभी शेष था। और उनके जो परिवार वाले हैं उनका ये आरोप है कि उस व्यापारी ने उनके बेटे को कोई विषाक्त पदार्थ पिला दिया है। युवक अभी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी कंडीशन जो है अभी थोड़ी चिंताजनक बताई जा रही है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। अभी उनके परिवारीजनों की ओर से हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही हमें कोई तहरीर प्राप्त होती है तो फिर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी कोल्ड स्टोर का ताला तोड़कर चोरों ने 49,000 की नकदी और एक लैपटॉप चोरी कर लिया। तो वहीं चोरों की एक करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र के अंतर्गत
कोल्ड स्टोर में एक चोरी की सूचना है, उस पर पुलिस मौके पर गई और जाकर के देखा तो वहाँ पर चोरी हुई है और FIR दर्ज कर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाकर एक युवक ने सेना में नौकरी हत्या ली। जब पूरे मामले का पता चला तो SDM के आदेश पर पुलिस ने आरोपी मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया और जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। मामला आया है जिसमें कि कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रयास एक व्यक्ति ने किया है, जो मुजफ्फरनगर का मूल रूप से रहने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। और वो अपना मूल निवास जो है यहाँ जनपद संभल तहसील से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और फिर कूट रचित उसमें करके फिर वो नौर तहसील से जारी कराना चाह रहे थे ये। और इनके बारे में बताया गया है कि ये आर्मी में शायद भर्ती हुए हैं। तो इस पूरे मामले की जाँच के लिए SHO गुन्नौर को बता दिया गया है और पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं और जैसी जाँच का निष्कर्ष आएगा फिर। बुलेटिन में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। MSME सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। MSME सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं MSME क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से PPE किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने घात लगाकर किए गए हमले में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद लखीमपुर खीरी ने पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चला दिया। अपराधियों के खिलाफ अभियान की कमान खुद खीरी जिले की पुलिस कप्तान पूनम ने संभाल रखी है। इसी के तहत लखीमपुर खीरी के मैलानी के राजा मंडी में कुख्यात अपराधी वेद प्रकाश उर्फ बेदू की तलाश में छापा मारा। हालांकि वेद प्रकाश मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके घर को JCB मशीन से जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि वेद प्रकाश के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, बलात्कार, अवैध शराब सहित 36 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उसकी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया और उसके घर में JCB जनरेटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर सभी संपत्तियों को जब्त कर पुलिस थाने ले गई। माफियाओं के खिलाफ हमने पूरे जनपद में अभियान चलाया हुआ है। यहाँ मैलानी थाना क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा शराब माफिया था, जिसके 36 मुकदमे पंजीकृत हैं जिस पर, और गैंगस्टर में इसके संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। लगभग 1 करोड़ की इसकी संपत्ति जब्त की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ दबिश देकर देखा गया कि जो पक्के इसने कंस्ट्रक्शन ऐसे बना रखे थे जिसमें अवैध शराब बनाता था, आज बरामद भी हुई है। लहन काफ़ी नष्ट किया गया है और जो उसमें ये सामग्री इस्तेमाल करता था, इसके अलावा इसका जो ट्रैक्टर है, बाइक है, वो सब ये इसमें इस्तेमाल करता था, वो सब जब्तीकरण की प्रक्रिया प्रचलित है। और जो पक्का ऐसा इसकी भट्टियाँ बनी हुई हैं वो सब नष्ट कराई गई हैं मौके पर ही।
और हमारा प्रयास है कि जो भी इससे संबंधित है, जो इसने इसके इन अवैध कार्यों के जरिए कोई भी संपत्ति अर्जित की है, उसके विरुद्ध भी गैंगस्टर में ही संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हम कराएंगे। बदायूं जिले के कद्दावर नेता राम सेवक पटेल की विवादित कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आपको बता दें कि राम सेवक पटेल 4 बार भाजपा और 1 बार बसपा से विधायक रह चुका है। वहीं आज 6 जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस जाब्ते के साथ कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। पूर्व विधायक ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। पूर्व विधायक की आलीशान बिल्डिंग जवाहरपुरी के पौष इलाके में है, जिसे उन्होंने विधायक रहते हुए निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि उक्त निर्माण शुरू से ही विवादित चल रहा है। विरोधियों ने इसे कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा कर बनाने का आरोप भी लगाया था, लेकिन विधायक के प्रभाव के चलते प्रशासन ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्डिंग बनाई गई थी, एक तरीके से इसका जो नक्शा था वो अवैध रूप से वो पास करवाया गया था, उसमें प्रॉपर तरीके से पास नहीं करवाया गया था। और जो ज़मीन थी वो कब्रिस्तान की ज़मीन थी, उसमें भी 89-90 के आसपास उसको अवैध रूप से उसमें इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया था। तो उसमें भी हमने FIR करवाई थी तत्कालीन लेखपाल कानूनगो के खिलाफ और इनके खिलाफ भी, उस पर भी अभी विवेचना चल रही है। और वहाँ पे जो बिल्डिंग जो बनी थी उसका भी नक्शा वगैरह पास नहीं करवाया गया था। तो उसी के दृष्टिगत ये जो है कोर्ट से, सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जो विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी हैं उनके यहाँ से आदेश हुआ इसको गिरवाने का। उसमें फिर अपील में ये हमारे यहाँ आए थे जिलाधिकारी की कोर्ट में, वहाँ से भी सिटी मजिस्ट्रेट का जो आदेश किया गया था उसको यथावत रखा गया। फिर ये कमिश्नर साहब के यहाँ आयुक्त महोदय की कोर्ट में गए और वहाँ से भी उस आदेश को यथावत रखा गया। तो उसी के क्रम में अब जो आदेश था और कोर्ट का आदेश था उसके क्रम में ये कार्रवाई करवाई गई। मेरी बड़ा सरलता की जीवन में राजनीति रही है, बड़ा ईमानदारी से मैंने राजनीति की है, कभी किस द्वेष भावना से मैंने राजनीति नहीं की, किसी को मैंने प्रताड़ना नहीं दी। मगर मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। अपनी व्यक्तिगत लोग दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं। कुछ गांव के लोग जो विरोधी हैं उन लोगों के संरक्षण में आके पूरी ताकत राजनीति में मेरे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 बार के विधायक हम रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरलता से मैंने राजनीति की है। मैंने कभी नहीं चाहा किसी का नुकसान हो, किसी को द्वेष भावना हो। प्रशासन को भी साथ लेकर हम चले हैं। अपनी पार्टी में रहकर भाजपा में हमने सही और अच्छा काम किया है। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी की ज़मीनों पर अतिक्रमण करना। आज तक कहीं मैंने एक ज़मीन कहीं किसी की नहीं ली है और ये भी मेरी भूमि है। वे राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला उपखंड के कांवड़ क्षेत्र में टिड्डियों के लंबे दल ने इलाके में डेरा डालकर फसलों पर तांडव किया। यहां किसानों ने टिड्डियों के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए शाम से लेकर रात तक तरह तरह के जतन कर इनको भगाने का प्रयास किया। तो वही कृषि विभाग सूचना के बाद भी बेखबर रहकर किसानों को चिंता में डालता रहा। किसानों ने बताया कि टिड्डियों के दल ने इलाके के कांवड़, लोहरवाड़ा, जुगलपुरा, माधोकाबास, जोरावर नगर, नालोट, गढ़भोबजी, घसीपुरा, प्रीतमपुरी सहित अन्य गांवों में हमला कर डेरा डाल दिया और अब सरकार को किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देना चाहिए। पूरा गांव में अचानक टिड्डियों ने अपना दावा बोल दिया, जिस वजह से गुआर की, मूंगफली की फसल और बाजरे की चौपट हो गई काफ़ी ज़्यादा। जिस वजह से सरकार से मेरा निवेदन है, सरकार घसीपुरा के किसानों को फसल का उचित मुआवजा दे। इससे पहले किसानों की गत वर्ष फसल यानी कि ओलावृष्टि से, पाले से, बेमौसम की वर्षा से और अनेक रोगों की वजह से फसल नष्ट हो गई थी। सरकार से हमारा निवेदन है, वर्तमान समय में भी किसानों की फसल को टिड्डियों ने नष्ट कर दिया। पहले भी किसानों ने यहाँ फसल बीमा करवा रखा था, जिसका अभी तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। और एक और कोरोना की महामारी से किसान यानी कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, इस टिड्डियों की दोबारा जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दे और सरकार इन टिड्डियों को भगाने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास करे। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सो रहा है। दरअसल सोनभद्र में अवैध अस्पतालों में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, पर बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपको बता दें कि दुद्धी थाना स्थित एक प्राइवेट शिवा हॉस्पिटल में एक प्रसूता की चिकित्सक की लापरवाही से मौत हो गई।
तो वही घटना का पता चलते ही परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। लगा था कि सुबह में भोर में अपने गाड़ी जो है कि वहाँ से करके आए, उनसे पहले बात कर लिए थे। डॉक्टर साहब से फ़ोन करके बात किए कि सर ऐसा किस डॉक्टर से? मनोज कुमार जायसवाल। और कौन हॉस्पिटल है ये शिवा हॉस्पिटल है ना, शिवा हॉस्पिटल है। और इसमें जो है कि डॉक्टर साहब से मैं कई बार पूछा कि सर ऐसा है कि आपके पास हो पाएगा तभी मरीज को बुलाइएगा, नहीं तो मैं या तो डाल्टन को ले जाऊँगा या तो राउटर से ले जाऊँगा। लेकिन ये कहे कि नहीं, हमारे पास बच्चे का भी डॉक्टर हैं और दोनों तरह का ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। विश्वास में लेकर के 1:40 पर जो है कि ऑपरेशन किए, बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद 1:40 के बाद जो है कि 1:30 बजे बोल रहे हैं कि नहीं अब सीरियस हो गया और अब आप यहाँ से ले जाए। तो वही कुमाऊं में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते निचले तराई के इलाकों में जलभराव की समस्या शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा कोतवाली में अधिकारी और कर्मचारियों के आवास पानी में जलमग्न हो गए। इसके चलते सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के दौसा में एक सहकारी समिति में करोड़ों का एक मामला सामने आने के बाद भी विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल दौसा सहकारिता विभाग के तहत संचालित नांगल वेरसी में ग्राम सेवा सहकारी समिति में विभागीय जांच में 5 करोड़ रुपए का गबन पाया गया। इसको लेकर सहकारिता विभाग के प्रबंध निदेशक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि ग्राम नांगल वेरसी में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति में गड़बड़ी की आशंका को लेकर जांच कराई थी। इस पूरे गड़बड़ झाले में समिति के व्यवस्थापक और समिति अध्यक्ष को जिम्मेदार मानते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं इन दोनों को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ विभाग ने गबन की गई करोड़ों रुपए की वसूली के भी आदेश जारी किए, लेकिन अब तक कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया। दौसा शाखा के अंतर्गत एक नांगल वेरसी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उसमें एक कंप्लेंट हुई। उस कंप्लेंट के आधार पर हमने जांच कराई और इंस्पेक्शन करवाया। पहले इंस्पेक्शन कराने के पश्चात उसमें कुछ अनियमितताएं उजागर हुई। उसके आधार पर हमने हमारे राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत उसमें जांच करवाई हमने। और जांच में ये मामला करीब लगभग जो उपलब्ध रिपोर्ट हुआ जांच अधिकारी को, उसके आधार पर यह मामला 5 करोड़ 16 लाख रुपए का था। इसमें कौन लोग दोषी थे? जो तत्कालीन व्यवस्थापक था वो उसके द्वारा 2 साल से समिति की ऑडिट नहीं करवाई गई थी और उसी के द्वारा इस सोसाइटी में ये गबन। तो वही बयाना उपखंड के कई गांवों में फिर से टिड्डी दल ने धावा बोल दिया है, जिससे किसानों और ग्रामीणों में हलचल मच गई। भरतपुर जिले में आया अब तक का ये सबसे बड़ा टिड्डी दल बताया जा रहा है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दिन बयाना क्षेत्र में आया टिड्डी दल करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा था, जो बयाना के डांग क्षेत्र से सटे करौली जिले के जंगलों में पड़ाव डाले बैठा था। ये दल सुबह सवेरे यहां के गांव तरसुमा, थाना डांग, घुनैनी, सहायपुर सहित वैर क्षेत्र के गांव जहाज झालाटाला से नदबई व खेडली की ओर होते हुए अलवर की ओर उड़ान भर गया। किसानों ने बताया कि इस टिड्डी दल ने खेतों में अभी उगी ज्वार, बाजरे, ग्वार व तिल्ली की पौधनुमा कोमल फसल की पत्तियों एवं पेड़ों सहित अन्य वनस्पतियों की पत्तियों को भी नष्ट कर दिया। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने आज जोधपुर में डीसीपी पश्चिम के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद अपनी प्राथमिकता से मीडिया को रूबरू कराया। जयपुर से जोधपुर पहुंचकर सीधे डीसीपी आलोक श्रीवास्तव अशोक उद्यान स्थित कार्यालय पहुंचे और यहां कार्यवाहक डीसीपी उमेश ओझा से विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। देखिए, इस समय तो अभी चार्ज लिया ही है। सबसे पहली तो प्राथमिकता कोरोना से बचाव और उसमें जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पूर्ण रूप से उनको लागू करवाना। इसके अलावा जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, पिछले कुछ लॉकडाउन खुलने के बाद से कुछ ज़्यादा वापस उनमें तेज़ी आई है, उन पर कंट्रोल करना। शुरुआत में तो ये रहेगा, आए हैं जोधपुर के क्राइम का एनालिसिस करेंगे, क्या है क्या नहीं, उस पर फिर आगे रणनीति बना करके बात करें।
पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध का जल स्तर अब ऑनलाइन होगा। जी हां, हर 2 घंटे में आमजन वेबसाइट और एप्लीकेशन पर इसका अपडेट देख सकेंगे। जल संसाधन विभाग कार्यालय सुमेरपुर में अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर इस पर सीधी नजर रख सकेंगे। दरअसल जवाई बांध में अकाल मौत के लिए बदनाम हवा महल क्षेत्र समेत मुखनहरा सभी 13 गेटों समेत बेड़ा नदी में भी हाई लेवल कैमरे लगेंगे, जिससे जल स्तर के अलावा हर गतिविधि कैमरे में कैद होगी। तो वहीं विभागीय सूत्रों के हवाले से जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, संचालन एवं उपयोग के लिए व्यापक स्तर पर बदलाव किया जा रहा है। प्रदेश में बारिश की सूचना, नदियों में जल प्रवाह, बांधों में जल भराव और भूजल की स्थिति की जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए विभाग इस योजना के तहत कार्य कर रहा है। जल संसाधन विभाग पाली जिले के जवाई बांध में पानी आने का प्रमुख स्रोत बेड़ा नदी के अलावा बनास, चंबल, लूनी, माही, सोम, बाणगंगा सहित नदी किनारे भी ऑटोमेटेड वाटर लेवल रिकॉर्डर कैमरे लगेंगे, जिससे नदी में जल प्रवाह की स्थिति और बांध तक पानी पहुंचने का समय पता चल सकेगा। पर कैमरे लगाने का काम व्यक्तिगत या एक तरह से अकेले कैमरे लगाने का कोई प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अभी स्काडा सिस्टम के अंतर्गत पूरे गेटों का ऑटोमाइजेशन का काम जो है प्रस्तावित है, जिसमें हमने 2.25 करोड़ की स्वीकृति सरकार ने जारी की है। टेंडर आमंत्रित हो चुके हैं और करीब 1,68,00,000 के कार्यादेश शीघ्र ही जारी होंगे टेंडर की स्वीकृति के बाद। उस कार्य के अंदर सभी 13 गेटों पे कैमरे लगेंगे। पानी की आवक की जांच के लिए बेड़ा नदी के ऊपर भी अलग से जो है ऑटोमेटिक नदी के गेज रिकॉर्ड करने का सिस्टम लगेगा, वहाँ भी कैमरा सिस्टम होगा। हवा महल के ऊपर भी जो है पानी की गणना हेतु और उसके बांध का गेज देखने के लिए तो सर्विलेंस कैमरा भी उसके साथ हम 1-2 जो है मुख्य बांध पे और हवा महल के आसपास प्रयास करेंगे कि लग जाए, ताकि उससे जो दूसरी आम जन की मांग काफ़ी समय से चल रही है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। उत्तराखंड के खटीमा में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में नगर में जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसके चलते लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी को लेकर तहसीलदार यूसुफ अली ने नगरपालिका को निर्देश देकर चौक नालियों को खुलवाकर पानी की निकासी करवाई। यूसुफ अली का कहना है कि सुबह से ही जल भराव की समस्या को लेकर फोन आ रहे थे, जिसके चलते जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में से पानी निकासी की गई ताकि लोगों की दिक्कतें खत्म हो। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में प्रातः सुबह 6 बजे से फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि भाई जगह जगह जो जल भराव की समस्या है और घरों में पानी भरा हुआ। जिले में सुबह प्रातः 6 बजे जो है निरीक्षण के निकला तो सबसे पहले थारू विकास भवन के सामने जो है पानी भरा हुआ मिला। वहाँ पे जो है एक दुकानदार है, उन्होंने मिट्टी डाल के जो है नाले को बंद कर लिया गया। उनको खुलवाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, वो खुलवा देंगे। इसके अतिरिक्त ऐठा नाले में जो है एक पुलिया बनी हुई है वार्ड नंबर 13 में, उनके द्वारा निर्माण किया गया था। तो जो पुलिया के नीचे पाइप थे उन पाइपों को जो है पाइप नहीं निकाले गए थे, जिसके कारण जो है पानी अवरुद्ध हो गया था। तो उसको जेसीबी से जो है प्रातः सुबह जो है वहाँ से सफाई करा के पानी की निकासी करा दी गई है। इसके लिए भी जो है हमने अभी ये साहब को बता दिया गया है कि जो पानी की निकासी है, क्योंकि जंगल है जंगल से लगा हुई जो है वो कॉलोनी है और उसी जंगल के द्वारा जो है पानी की निकासी होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।